स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस नए वीडियो में हम आज पढ़ेंगे पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। ठीक है, तो न्यूटन का सूत्र जो है वो पढ़ेंगे। ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको पहले समझेंगे और फिर इसका निगमन जो है वो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो न्यूटन का सूत्र वास्तव में क्या होता है, तो इसको बस आपको याद रखना है, एक्स डैश बराबर एफ डैश। ठीक है, इसको आपको पहले रट करके रखना, एक्स डैश बराबर एफ डैश। ये वास्तव में है क्या, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो और ये आया क्यों, इसको भी समझ लेते हैं अभी। ठीक है, तो होता क्या, पहले यहाँ पे देखेंगे हम कि वास्तव में क्या होता है कि एक्स डैश क्या है। तो ये आपका बना हुआ है चित्र में उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का ये एफ जो आपको दिख रहा है ये द्वितीय फोकस है, और एफ डैश जो है ये कैसा है, प्रथम मुख फोकस है। ठीक है, पहला ये क्या है, द्वितीय फोकस है, और ये प्रथम फोकस है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी एफ डैश दिख रही है ये प्रथम फोकस दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिख रही है वो द्वितीय फोकस दूरी है। ठीक है, इसके बाद और क्या देखेंगे कि प्रथम फोकस से वस्तु के बीच की जो दूरी आती है, प्रथम फोकस से वस्तु के बीच की जो दूरी आती है उसको हम एक्स डैश मानते हैं। ठीक है, प्रथम फोकस से वस्तु के बीच की दूरी को हम एक्स डैश मानते हैं, और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी आती है उसे हम एक्स मानते हैं। ठीक है, बात समझना, प्रथम फोकस से वस्तु के बीच की दूरी को एक्स डैश और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को एक्स से मानते हैं। तो वास्तव में तो अब इन्हीं चारों के संबंध में ये सूत्र बनाया गया, क्या, एक्स डैश बराबर, यानी यक्स इस दूरी का और इस दूरी का अगर गुणा करेंगे तो बराबर क्या होगा, प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो वास्तव में ये न्यूटन सूत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हुआ क्या कि जब हम लेंस पढ़ते हैं तो लेंस में सारी दूरियां जो होती हैं वास्तव में लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मापी जाती हैं। ठीक है, यानी यहाँ से अगर देखा जाए वस्तु की दूरी जो होती है वो प्रकाशिक केंद्र से होती है लेंस के, यहाँ से मापी जाती है वस्तु तक, इसी को हम यू कहते थे, और प्रकाशिक केंद्र से हम यहाँ तक मापते थे तो उसे हम वी कहते थे, और प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस दूरी को हम, प्रथम फोकस के बीच की जो दूरी वो प्रथम फोकस दूरी आती थी, और प्रकाशिक केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी थी फोकस दूरी आती। ठीक है, तो कभी कभी आवश्यकता ऐसा पड़ जाता है कि जो वस्तु की दूरी जो है उसको हम प्रकाशिक केंद्र से ना नाप करके हम कहाँ से नापते हैं, प्रथम फोकस दूरी। ठीक है, और जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको हम प्रकाशिक केंद्र से ना नाप करके हमें उसको द्वितीय फोकस दूरी से मापने में ज़्यादा सुगमता होती है, इसके लिए हमने इस सूत्र को बनाया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो वास्तव में इसका निगमन कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निगमन होता है समझते हैं इसको। तो सबसे पहले उत्पत्ति शुरू करते हैं इसकी, या पहले यहाँ पे आप देखोगे क्या कि एक त्रिभुज आपको दिख रहा है ओ डैश ओ एफ डैश। कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, ओ डैश ओ और एफ डैश। ठीक है, तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, एफ डैश बी और सी, तथा दूसरा त्रिभुज कौन दिख रहा है, एफ डैश बी और सी। ठीक है, दो त्रिभुज हैं और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज की कॉन्सेप्ट पिछले जो निगमन हमने पढ़ा है उनमें आपको बताया है कि समरूप त्रिभुज की एक कॉन्सेप्ट होती है क्या, कि उसकी जो भुजाएं होती हैं, पहला समरूप त्रिभुज और दूसरे समरूप त्रिभुज की जो समान एक जैसी भुजाएं होती हैं, जैसे जो खड़ी भुजा है तो खड़ी भुजाओं का अनुपात जो होता है उनकी पड़ी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो वही बिल्कुल यहाँ पे भी हमें लगाना है। तो ये त्रिभुज अगर आप देखोगे ओ डैश ओ एफ डैश, तो उसकी खड़ी भुजा कौन है, ओ डैश, और दूसरा वाला जो त्रिभुज समरूप है इसका वो उसकी खड़ी भुजा कौन है, सी बी। ठीक है, तो यानी ओ डैश अनुपात दूसरे भुजा की खड़ी भुजा कौन है, तो सी बी, इसका अनुपात क्या होगा, सी बी, वो बराबर होगा किसके, पहले त्रिभुज की पड़ी भुजा के अनुपात बराबर होगा दूसरी त्रिभुज की पड़ी भुजा के, यानी ओ एफ डैश बटे सी एफ डैश। बात समझ में आई कि नहीं। यानी ये पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज समरूप हैं। ठीक, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज ये समरूप हैं, तो इनकी खड़ी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा इनकी पड़ी भुजाओं के अनुपात के बराबर। तो यहाँ से ये एक समीकरण हमको मिल जाता है। ठीक है, और इसको और अगर आगे देखा जाए, हाँ एक चीज़ और अभी यहाँ तक और देखेंगे क्या कि ओ डैश, तो ओ डैश हो गया,
और यहाँ पे जो ये सी बी आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी बी, अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये किसके बराबर होगा, आई डैश के बराबर होगा। तो यहाँ जहाँ पे सी बी लिखा हुआ है उसकी जगह हम आई डैश लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी बी की जगह आई डैश लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सी बी जो जितनी बड़ी सी बी है उतना ही बड़ा आई डैश है। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी बी की जगह क्या लिख देंगे, आई डैश। यानी अब समीकरण हमारा हो जाएगा ओ डैश बटे आई डैश बराबर ओ एफ डैश बटे सी एफ डैश, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हम 1 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इसके बाद अब इसी प्रकार जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, उसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं। कौन कौन सा, तो त्रिभुज आप देख कौन रहे हो, ए सी एफ। कौन सा, त्रिभुज ए सी एफ तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, आई डैश एफ। कौन सा, आई डैश एफ। ये दोनों भी समरूप हैं, ठीक। अब ये दोनों भी अगर समरूप हैं तो इसमें भी वही नियम लगेगा कि खड़ी भुजाओं का अनुपात बराबर पड़ी भुजाओं का अनुपात। तो खड़ी भुजा कौन सी है भाई, इसकी भुजा खड़ी कौन सी है, इसकी देखा जाए तो ए सी है, ठीक है। इसकी भुजा कौन सी है, ए सी, और इसकी कौन सी है खड़ी, आई डैश। तो लिखेंगे अनुपात ए सी बटे आई डैश बराबर किसका होगा, पड़ी भुजाओं की। तो पड़ी भुजा कौन सी है, सी एफ और बटे एफ आई। तो सी एफ बटे एफ आई, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर हुई है ना। लेकिन यहाँ पे हमें पता क्या है कि ए सी जो भुजा है वो ओ डैश के बराबर है। तो जहाँ ए सी है उसकी जगह हम ओ डैश नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ए सी बराबर चूँकि ओ डैश के बराबर है तो इसलिए यहाँ पे हम ए सी की जगह ओ डैश लिख देंगे। तो ओ ए सी की जगह हमने क्या लिख दिया, ओ डैश बटे आई डैश बराबर सी एफ बराबर एफ आई, सी एफ बटे एफ आई। तो ये दूसरा समीकरण हमको मिल गया, ठीक। ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण इस तरफ कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, समी 1 और 2 से तो देखो कि दोनों इसका जो बायां पक्ष है दोनों बराबर हैं। अरे भाई समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष बराबर है ना, तो ये दोनों दाएं पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, ओ एफ डैश बटे सी एफ डैश बराबर सी एफ बटे एफ आई, ठीक। अब क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर हमें 3 मिल गया। ये समीकरण नंबर हमें कौन सा मिल गया, समीकरण हमें 3 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इनके सभी के मान लिख देंगे, ठीक है। तो हमें देखेंगे क्या कि यहाँ पे आपको ओ एफ डैश, अगर ओ एफ डैश की बात करें तो कहाँ है, ओ एफ डैश बराबर कितना है भाई, एक्स डैश है, ठीक है। फिर क्या है, सी एफ डैश, तो सी कहाँ है आपका, सी और एफ डैश, सी एफ डैश बराबर कितना है, तो कितना है, एफ डैश है, ठीक है। इसके बाद सी एफ के बराबर कितना है, तो सी एफ बराबर कितना है, सी एफ बराबर जो है आपका एफ है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या है, एफ आई जो है इसके बराबर कितना आएगा, तो एफ आई के बराबर यक्स आ जाएगा। अब ये सारे जो मान हैं उठा करके समीकरण 3 में रख देंगे। ये सारे जो मान आपने निकाले हैं समीकरण 3 में रख देंगे। तो जब समीकरण 3 में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हाँ एक चीज़ और क्या देखेंगे, लेकिन ये समीकरण 3 में रखेंगे लेकिन पर चिन्हों के साथ रखेंगे, चिन्ह परिपाटी के साथ रखेंगे। मतलब ये मूल बिंदु हो गया अगर, तो इसके दाईं तरफ जो दूरियां होंगी वो धनात्मक होंगी और बाईं तरफ जो दूरियां होंगी ऋणात्मक होंगी। मतलब ये हुआ कि ये जो यक्स हुआ ये धनात्मक हुआ, एफ हुआ ये धनात्मक हुआ, एफ डैश हुआ ये ऋणात्मक हुआ और एक्स डैश हुआ ये ऋणात्मक हुआ। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यक्स जो है वो धनात्मक है, कहाँ है आपका यक्स, ये धनात्मक, एक्स डैश कैसा है ऋणात्मक, एफ डैश कैसा है ऋणात्मक और एफ कैसा है धनात्मक। अब ये सारे मान उठा करके समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो अब रख देंगे यहाँ पे समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में जब रखेंगे तो क्या आएगा, ओ एफ डैश की जगह माइनस का यक्स डैश बटे
सी एफ डैश की जगह कितना आ जाएगा, माइनस का एफ डैश, माइनस का एफ डैश। फिर क्या सी एफ की जगह कितना आ जाएगा, तो प्लस का एफ आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद एफ आई की जगह कितना आ जाएगा, तो एक्स आ जाएगा। ये माइनस माइनस जो हो जाएंगे कट जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये एक्स का गुणा एक्स डैश के साथ हो जाएगा तो एक्स डैश आ जाएगा, और एफ का गुणा एफ डैश के साथ हो जाएगा तो ये एफ डैश आ जाएगा। तो वास्तव में ये सूत्र जो निकल के आया यही क्या है, तो इसी को हम न्यूटन का सूत्र कहते हैं। वास्तव में इसी को हम न्यूटन का सूत्र कहते हैं, और इसी के बारे में हमने बात, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। और इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे, तो लैंग्वेज में आप ये बता दोगे कि प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी तथा द्वितीय मुख्य फोकस से प्रतिबिंब की दूरी का गुणनफल प्रथम फोकस दूरी तथा द्वितीय फोकस दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आई कि नहीं, तो इसको आप नोट कीजिए। और इस वीडियो के साथ जो है हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो दूसरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, अब हम नए चैप्टर से अगले वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।